नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात बजट की। बातों की राजनीति से कहीं बेहतर है विकास की राजनीति। योगी सरकार के आखिरी बजट में हर क्षेत्र के समग्र विकास की बात कही गई है और उसके लिए फंड में तय किया गया है। इस बार के बजट में उस वर्ग के लिए भी अलग से प्रावधान है जिसे हमेशा वोट बैंक समझा गया, जिसे उसी नजरिए से हमेशा रिझाया जाता रहा। लेकिन हिंदुत्व के ब्रांड कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी बजट का प्रावधान किया। तो वो तबका जिसको आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक नहीं समझा जाता, उसे सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाला ये बजट क्या पसंद आएगा? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, तो जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये वो शायरी है जो उत्तर प्रदेश सरकार का सकारात्मक चेहरा बताती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया। भाषण में कई योजनाओं का जिक्र कर बताया कि सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाई है। किसानों से लेकर युवाओं तक, महिलाओं से लेकर श्रमिकों तक सबके विकास का संकल्प एक बार फिर दोहराया। साथ ही इस बजट में अल्पसंख्यकों को भी कई सौगात सरकार ने दी हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास वाला नारा और बुलंद होता है। इस पर सीएम योगी ने भी वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। मैं वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त श्रीमती राधा एस चौहान तथा वित्त विभाग की उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। आंकड़ों के लिहाज से ये बजट तो बड़ा है ही, लेकिन विपक्ष को ये आंकड़े भी भरोसे में नहीं ले पाए। सरकार का दावा तो शानदार बजट का है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज करते हुए निराशाजनक बता दिया। तो कांग्रेस ने इसे भारी भरकम आंकड़ों वाला बताया। बीएसपी ने भी बजट पर सरकार को घेरा। न गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की, न डीजल की कीमतें जो बढ़ी है उसकी कीमत कम करने की घोषणा की, न पेट्रोल का जो कीमत बढ़ा है उसको कम करने की घोषणा की, न रसोई गैस का जो दाम बढ़ा है उसको कम करने की घोषणा की। और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि किसान का आय को हम दुगना करेंगे। तो ये झूठ का पुलिंदा ये बजट है। किसान, नौजवान, बहन बेटियां, इनको लेकर के सरकार ने कहीं कोई बात नहीं कही नहीं इस बजट में। केंद्र का जो पैसा है, जो केंद्र ने दिया है, उसको अपने साथ जोड़कर एक बड़ा सा आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पूरा 1.5 घंटे का बजट भाषण और पूरा बजट देखने से प्रतीत होता है कि ये प्रदेश की जनता के लिए निहायत निराशाजनक बजट है। प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। आत्मनिर्भर यूपी के संकल्प के साथ सरकार ने इस बजट को पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा गया। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने योजना के लिए 829 करोड़ रुपए दिए। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 588 करोड़ रुपए दिए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल के साथ अन्य सुविधाएं भी सरकार देगी। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी सरकार पर विपक्ष ने अल्पसंख्यक विरोधी होने के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके इतर सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले मंत्र के साथ बजट तैयार किया है।
ये चुनावी साल भी है और सरकार का आखिरी बजट भी। तो सवाल ये कि जो पिटारा माइनॉरिटी के लिए योगी सरकार ने खोला है, उससे अल्पसंख्यकों का साथ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पक्ष रखेंगे। अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रभाकर जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। मैं मनीष हिंदवी जी पहले आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि आज बजट में बहुत कुछ बताया सरकार ने, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि अल्पसंख्यक जिसे एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, उनके लिए भी कई सारे प्रावधान किए। आपको लगता है कि ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला बजट है? देखिए, प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए किए गया है, यह बेहतर मूव है। इसलिए बेहतर मूव मानता हूं मैं कि किसी भी सरकार को जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर ही गवर्नेंस करना चाहिए। तो अगर सरकार का ये मूव है तो अच्छा है। बजट में मैं बजट को इस लिहाज से देखता हूं कि बजट में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ दिया गया है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें मुझे थोड़ी कम अपील करती हैं। अच्छी मैंने कहा नहीं, मैं सामान्य तौर पर इसको एक रस्म के तौर पर लेता हूं कि हर साल एक बजट आता है, स्टेट्स में, सेंटर में, सरकार कोई भी हो, और उस पर ढेर सारे आंकड़े आते हैं। सरकार साल भर उन आंकड़ों के अलग जो उसको अच्छा लगता है करती है। यही नहीं, हर जगह होता रहा है। सवाल इस बात का है कि जो बजट आते हैं ये सरकार के इंटेंट को शो करते हैं कि हम किस क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं। बेहतर मूव बताता हूं पहले। जैसे एक नई चर्चा शुरू की सरकार ने ईज ऑफ लिविंग की। ईज ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात वो कर रहे हैं कि हर घर में जल होगा, बिजली होगा, हर गांव में सड़क होगी, हर क्षेत्र में बैंक होगा। कोशिश इसकी पहले से जारी है। लेकिन आज जब सरकार ईज ऑफ लिविंग की बात करती है तो मुझे खुशी होती है कि चलिए कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे चर्चा तो शुरू हुई। सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों के नहीं, हमारे आपके रहन सहन पर भी चर्चा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ कभी कभी मिथ साबित होता है जब नीचे के लेवल पर तमाम परेशानियां होती हैं। तो ये एक बेहतर मूव है। बेहतर मूव ये है कि कृषि में एक आत्मनिर्भर कृषक समन्वयित विकास योजना शुरू की जा रही है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से फसल तय करेगी, उनको तकनीकी सहायता देगी, उनके विपणन पर काम करेगी, मतलब एक कंप्लीट पैकेज देगी उनको। बेहतर मूव है। अगर इस पर हम काम कर ले गए, हालांकि इस बजट में बहुत पैसा इस पर नहीं दिया गया, 100 करोड़ दिए गए, लेकिन शुरुआत कर दी गई है। और मैं कहता हूं कि अगर हम इस पर बेहतर तरीके से काम कर ले गए तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। बेहतर मूव दिया गया जब जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी दुर्घटना बीमा योजना में शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से सरकार ने कई चीजों को स्वावलंबन से सशक्तिकरण की तरफ जाने की बात सरकार कर रही है। जो कुछ चीजें निराश करती हैं वो है टोकनिज्म। वो मैं हर बजट में कहता हूं कि टोकनिज्म निराश करती है। सबको छूने की कोशिश मत करिए। 50 करोड़ यहां, 20 करोड़ वहां, 40 करोड़ वहां, उससे होता क्या? होता कुछ नहीं है साल भर। वो पैसे फिर कहां चले जाते हैं कोई जानता नहीं है। बहुत सारे बजट खर्च नहीं होते हैं। दूसरा, तमाम बड़ी परियोजनाओं पर ये जो थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते हैं, ये परियोजनाओं को स्लो करते हैं और फिर उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे 750 करोड़ रुपए गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए, 1107 पूर्वांचल के लिए, 1492 बुंदेलखंड के लिए। अभी इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, 20-20 करोड़, 25-25 हजार करोड़ की। इन पैसों से क्या होगा इनका? और फिर आप देख लीजिए बनने का जो प्रोसेस है वो भी स्लो होता जा रहा है। यही मेट्रो के साथ हो रहा है। नई मेट्रो स्कीम्स आ गई कि भाई वो वाराणसी और जीकेपी में भी बनेगा, गोरखपुर में भी बनेगा। कानपुर के लिए 597 करोड़ टोटल कॉस्ट, 11,000 करोड़। आगरा के लिए 487 करोड़ टोटल कॉस्ट, 8,000 करोड़। लखनऊ में एक लाइन बन गई है, दूसरी छूटी हुई है। बिल्कुल। और उसमें भी ठीक तरह से लोग, मनीष जी, बैठ नहीं पा रहे हैं। मूव हो गई उसमें भी ठीक तरह से लोग बैठते नहीं है, उसको चलाना भी मुश्किल है। मृदुल जी की अगर नहीं, उसका कारण ये है ना। हाँ, कहिए। नहीं, उसका कारण है, जैसे दिल्ली मेट्रो क्या बेहतर है, क्योंकि दिल्ली ने पूरे दिल्ली को कवर कर लिया है। बिल्कुल। हम क्या है, एक ही रूट पर हैं। बिल्कुल सर, यही तो कारण है। अगर हम क्या करेंगे? आप पब्लिक कन्वेंस तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगे कि आपको थोड़ी सहूलियत हो रही है, लेकिन यहां पर सहूलियत नहीं हो रही है। किसी को जाना कहीं और है और बिल्कुल वहां पर मेट्रो नहीं पहुंच रही और हम दूसरे शहर में प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्लान करिए,
लेकिन पहले जो चीजें चल रही हैं उसे भी सुधारना बहुत जरूरी है। मैं समीर सिंह जी को, मनोज जी को भी चर्चा में ले आता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष सिंघवी जी ने बहुत विस्तार से हमें कुछ चीजें बताई, चाहे पूर्वांचल का विकास हो या फिर मेट्रो के लिए जो आपने अलग अलग क्षेत्र में पैसे दिए हो, या फिर स्मार्ट शहरों की बात, आपने अल्पसंख्यकों के लिए पैसे दिए। क्या ये लोक लुभावन बजट है चुनावी साल में? नहीं, देखिए मृदुल जी, ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है, उत्तर प्रदेश के समग्रता का बजट है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस कोरोना काल के बाद भी, आपने देखा है 1 साल कैसे बीता है लोगों का, पूरी दुनिया जहां कराह रही थी, आज उत्तर प्रदेश अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमने कोरोना के अंदर 40 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, 12,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घर तक छोड़ा, 20 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए सहायता दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर कुठाराघात किया, 10,35,000 राशन कार्ड गरीबों को दिया। कोरोना काल के अंदर 125 लैब हमने स्थापित किए, मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खड़ी की। मुझे गर्व होता है इस बात का, समीर जी, जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, आज इसकी शुरुआत ही सर मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से लगातार हर एक चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बजट में जो खास है, मेडिकल कॉलेज खोलना और 9 मेडिकल कॉलेजों को शुरू करना, ये बातें आज वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट की शुरुआत में ही कही। जो आपने मुझे बताया, श्रमिकों की बात हो या कोरोना काल में सरकार ने कैसा काम किया, बहुत अच्छी बात है, आपने काम किया, उसके लिए आपको बधाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, जैसा राज्यपाल ने हमें बताया अभिभाषण में, कि मदद की है, अच्छी बात है सर। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि चुनावी साल में क्या लोक लुभावन है? जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि आप हर एक वर्ग को छूने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है, कभी कभी आप प्रावधान बहुत कम करते हैं। आप आज मोटा मोटा हिसाब लीजिए, वैक्सीन को लेकर 50 करोड़ दिए सर। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, 500-600 रुपए वैक्सीन लगने में लगते हैं एक व्यक्ति को, इसका गुणा भाग करूं तो सर 8 लाख लोग हैं जिनको वैक्सीन पहुंचेगी फ्री में, सिर्फ 8 लाख सर, 24 करोड़ की आबादी। आप सोचिए, आंकड़े बड़े जरूर दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। मृदुल जी, ये उत्तर प्रदेश का बजट कोरोना के बाद आया है और आपने देखा होगा कि हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जो चुनाव के दृष्टि से कोई घोषणा की हो। चुनाव अभी 1 साल बाद होने वाला, चुनाव मार्च 2022 में प्रस्तावित है। आज की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश को 1 साल के अंदर विकास के रास्ते पर ले जाना है। मेट्रो के लिए हमने पैसा दिया था, हमारा कमिटमेंट था। एक्सप्रेसवे के लिए हमने 3 एक्सप्रेसवे शुरू किया, हमने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दिया, हमने रैपिड रेल गाजियाबाद से मेरठ के लिए पैसा दिया। हमने जो गंगा एक्सप्रेसवे की बात कही थी, 7,200 करोड़ रुपया और 400 करोड़ रुपया अतिरिक्त, माने 7,600 करोड़ रुपया हमने दिया। ये रस्मी पैसा नहीं कहा जा सकता। मेट्रो के लिए भी हमने आगरा के लिए 471 दिया, कानपुर के लिए 11,076 करोड़ रुपया दिया। ये रस्मी नहीं कहा जा सकता। मैंने पीएम आवास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया। एक्सप्रेसवे गोरखपुर के लिए, लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपया दिया। 11,103 करोड़ रुपया हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लगभग काम पूरा हो रहा है, दिया। हमने बुंदेलखंड के लिए 1,492 करोड़ आवास के लिए दिया, अमृत योजना के लिए दिया, स्मार्ट सिटी के लिए दिया। मैं भी बता रहा हूं ना सर आपको, आपने सबके लिए दिया है। मैं उसमें मना नहीं कर रहा सर, आपने सबका साथ सबका विकास की बात कही, आपने पैसे दिए। मेरा यह सवाल है सर कि वो जमीन पर हमें कैसे दिखेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि आपका आखिरी बजट है, इसके बाद आप आ नहीं पाएंगे। मैं आपको दूंगा मौका, चर्चा में ले आता हूं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए और प्रभाकर जी भी जुड़ गए। 30 सेकंड में आपकी बात का जवाब दे दूं। ये मेरी विपक्ष हाँ कोरी राजनीति कर रहा है। हाँ। विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है। विपक्ष तो कहता था हम 2017 के बाद 19 हार जाएंगे, सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, ठीक है, वो कहते थे हम हार जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीबों के कल्याण के लिए नहीं, ठीक है, मैं प्रभाकर जी और मनोज जी को भी चर्चा में ले आता हूं। पहले मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। साथ जनता है, मनोज पांडे जी मंत्री भी रहे, वो समझते भी हैं बजट में कैसे कैसे पैसे खर्च होते हैं। मनोज जी, सरकार कह रही है सबका साथ भी है, सबका विकास भी है, अल्पसंख्यकों के लिए भी हमने पैसा दिया है। आपको नहीं लगता सरकार का बजट अच्छा है?
देखिए, अब सरकार ने बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है और एक विधायक होने के नाते मैंने उसको ठीक से पढ़ा भी है और समझने का प्रयास भी किया है। देखिए, जहां तक आज उत्तर प्रदेश की इस आए हुए बजट का सवाल है मृदुल जी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता बेहद निराश हुई। महंगाई का मार झेल रही और पेट्रोलियम पदार्थों की मार झेल रही उत्तर प्रदेश की जनता आस लगाकर, टकटकी लगा करके आज देख रही थी इस बजट में कि काश आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस बजट में पेट्रोलियम पदार्थों में जीएसटी को कम करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, जिसका प्रतिशत इस कोरोना काल में, अगर आप देखें, मैंने कल भी इसको बोला था नियम 56 में, जिसका प्रतिशत इधर एक साल में लगभग 23% बढ़ा है बेरोजगारी का, बेरोजगार नौजवानों का, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट में न कुछ बोला है न कहा है। अगर आप देखें, हमारे साथी कह रहे थे कि 40,000 मजदूरों को और 12,000 से अधिक छात्रों को लाने का काम किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के सारी मीडिया ने कहा कि 1,20,00,000 उत्तर प्रदेश के मजदूर, वो महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तरांचल से और तमाम बाहर के राज्यों से पैदल और साइकिल पर आने के लिए मजबूर हुए, जिसमें 39 लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने 40 लाख श्रमिकों को लेकर आए हैं। इस पर क्यों ये डेटा आज दिया है सर, ये डेटा दिया है विधानसभा में। लेकिन 1,32,00,000 मजदूर ऑन रिकॉर्ड पैदल और साइकिल से हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार ने माना है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग बाहर से पैदल आए हैं, सड़कों पर आए हैं, रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल के आए, उसमें से 39 की मृत्यु भी हुई है। देखिए, उसको पूरे देश ने देखा है और आपने अपने चैनल पर भी दिखाया है। सर, मैंने एक हर चीज यहाँ पर दिखाई मनोज जी, और हम लगातार उस दौरान भी चर्चा करते रहे, हमने चर्चा की है। मैं एक प्रभाकर जी से कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आपसे और सवाल करूंगा। लेकिन मृदुल जी, जहां तक मैं बजट पर कमेंट कर दीजिए। मैं बजट पर 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो बजट रहा, ये एक लोग लुभावना बजट कर रहे थे। मार्च में चुनाव है, चुनाव कभी भी 6 महीने पहले आगे हो सकते हैं। चुनाव पिछली बार जनवरी में प्रोसेस में आ गया था। चुनाव का ये पूरा बजट है कि लोग लुभावना बजट है। अगर जहां तक हमारे साथियों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोगों ने, ठीक है, मैं एक दिखाया था, पूछेंगे। 1 मिनट प्रभाकर जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभाकर जी दिया था, उसको आप अपना कहते हैं। और मैं आ रहा हूं मनोज जी आ रहा हूं, मैं समय दूंगा आपको। ब्रेक से पहले एक कमेंट ले लेता हूं मैं प्रभाकर जी का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आंकड़े तो बहुत भारी भारी बताए सरकार ने इसमें, लेकिन सिर्फ आंकड़े ही हैं और कुछ है नहीं। बड़ा बजट तो है प्रभाकर जी। मृदुल जी, चाणक्य ने कहा, किसी देश और प्रदेश की बजट नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए मृदुल जी, और इस बजट में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखता है। इस बजट में एप्लीकेशन नहीं है, डिटरमाइनेशन नहीं है और डेडिकेशन नहीं है। न तो आवश्यकता है, न तो निश्चितता है, न तो दृढ़ प्रतिज्ञता है। यह बजट पूर्णतया राजनीतिक बजट है मृदुल जी। 6.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले देश परिवर्तन की शंखनाद की। आज वही शंखनाद अपने आप को धिक्कार रहा है, कोस रहा है, कुंठित हो रहा है कि न तो मैं शंख रहा और न तो नाद रहा मृदुल जी। तो भारतीय जनता पार्टी का इतने 4-4.5 साल की सरकार में ये इन्वेस्टर समिट 2 बार 3 बार किया इन लोगों ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया इन्होंने, इन्वेस्टर समिट किया इन्होंने। प्रभाकर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद तुरंत आपको मौका दूंगा, आपकी बात पूरी सुनूंगा मैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या निवेश उत्तर प्रदेश में आया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये बजट जो अभी सरकार ने पेश किया है, ग्राउंड लेवल पर इसकी क्या स्थिति होने वाली है, यह भी जानेंगे। आप कहीं मत जाइए। हाजी हसन साहब, आज का जो बजट है उसमें सरकार ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अल्पसंख्यकों के लिए भी बड़ा यहां पर ऐलान किया है, करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मदरसों में आधुनिकीकरण हो, इसके लिए भी सरकार ने पैसा दिया है। आपको लग रहा है सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? हाजी हसन साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है।
मैं हाजी हसन साहब आपके पास आ रहा हूं। आपकी आवाज म्यूट हो गई है, कोशिश करूंगा, हमारी टीम तुरंत सुधारेगी और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर जी, आपने निवेश को लेकर चर्चा की थी, लेकिन यहां पर सरकार का कहना है कि हम तो सबको दे रहे हैं, हम तो रोड भी बना रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, मेट्रो भी बनाना चाहते हैं, और अभी हाल ही में एमओयू भी हुआ है, सरकार दावा कर रही है। नहीं मृदुल जी, किसी भी प्रदेश का या देश का बजट की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब उस पर क्रियान्वयन की भूमिका महत्वपूर्ण रहे। किसी भी प्रदेश का 4 साल इनकी सरकार रही, इसमें क्रियान्वयन किस श्रेणी तक पहुंचा है ये आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई। आज आपके इन बड़ी बड़ी बातों से जीडीपी ग्रोथ की बात हो, मैं बहुत प्रभावशाली बजट आपने प्रस्तुत किया है, सबके भला की बजट प्रस्तुत किया है, इस बात से आम जनमानस का कोई सरोकार है नहीं इससे, क्योंकि मैं आम जनमानस की बात कह रहा हूं, आम जनता का प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं। जनता कह रही है कि भैया इस बजट से हमें क्या लेना देना। 6.5 साल में 28 लाख करोड़ भारत सरकार को प्राप्त हुई। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि भाई इस पैसे का सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग कहां हुआ। 2014 में यूपीए सरकार में 2014 यूपीए सरकार में कच्चा तेल 105 रुपये में क्रय किया जाता था मृदुल जी, और पेट्रोल की दाम होती थी 72 रुपये। अच्छा, आपका कहना है कि सरकार को टैक्स कम करने चाहिए थे, तेल क्रय हो रहा है, सरकार को टैक्स कम करने चाहिए थे उत्तर प्रदेश सरकार को। और सुने, अगर केंद्र नहीं कर रही है तो नहीं शर्मा जी, दूसरी बात सुनिए शर्मा जी। कल मैं कुछ कंज्यूमर्स, कुछ व्यापारियों का इंटरव्यू एक चैनल पर सुन रहा था। व्यापारी जा रहे हैं एमएसएमई का लोन लेने, तो बैंक वाले कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी से बात करो, वही तुमको लोन देंगे। मतलब भौतिक स्तर पर इनका क्रियान्वयन, ठीक है, आपने बड़ी बात कही है यहाँ पर। प्रस्तुतीकरण, सारे बजट की सफलता में अपने आप से आत्ममुग्ध होना, ये प्रदर्शित भाई जब तक ग्राउंड लेवल पर अगर बैंक कर्मी ऐसी बात कह रहा है, कहते रहेंगे, कोई बैंक कर्मी अगर ऐसी बात कह रहा है तो ये वाकई में गंभीर विषय है। अगर ऐसा कहा है तो बैंक कर्मी ने, जैसा आपने दावा किया। समीर जी, गंभीर नहीं, मैं चैनल पर एक बहुत विश्वसनीय चैनल पर नहीं ठीक है प्रभाकर जी, मैंने आपको गलत नहीं बताया था। नहीं, मैंने आपको गलत नहीं बताया प्रभाकर जी, कोई भी व्यापारी लाभान्वित नहीं, मैंने आपको गलत नहीं बताया। मैंने यही कहा कि ये बात गंभीर है और इस पर समीर जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। समीर जी आप कहें, मैं हाजी हसन साहब को चर्चा में ले आता हूं, थोड़ी सी आवाज उन तक नहीं पहुंची थी पहली बार में। हाजी हसन साहब आप कहिए अपनी बात, सवाल अगर सुन लिया होगा तो आपने। जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले बजट में भी हम लोगों ने देखा था कि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वगैरह वगैरह अल्पसंख्यकों के लिए बहुत से प्रलोभन थे, लेकिन सिर्फ रहे। अगर उसमें से देखा जाए कि कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, तो जीरो ही है। तो इस तरह से इस बार भी है कि अब तो हम चुनावी साल में जा रहे हैं, तो एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है। खैर, सरकार अगर इतनी ही उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है कि सबका साथ सबका विकास हो, तो इस बजट का मैं चाहूंगा कि कम से कम 90% हिस्सा इसी साल में खर्च हो जाए, तो ये बेहतर बजट साबित। ठीक है, आपको लगता है झुनझुना पकड़ा है। समीर सिंह जी, दोनों का जवाब दीजिए, प्रभाकर जी का भी और हाजी हसन साहब कह रहे हैं वादा तो आपने पहले भी किया था, निभाया नहीं। नहीं मृदुल जी, प्रभाकर पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। एक व्यापारी, कौन सा व्यापारी, क्या वो व्यापारी कहीं रॉबर्ट वाड्रा तो नहीं है? उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट हुआ था। 3 लाख करोड़ रुपया आज जमीन पर उतर चुका है। 33 लाख रोजगार उससे प्राप्त हुए हैं। एमएसएमई की जहां तक ये बात कर रहे हैं, उस एमएसएमई से भी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त हुआ है। ये हर चीज को झूठ बोलते हैं। हाजी हसन साहब ये मानते हैं कि साहब ये झूठ है, ये झूठ है। कोई बात नहीं, आप झूठ मानते रहो। हमने जो कहा था वो किया था। हमने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, 1896 करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, ये छोटा बजट नहीं है, ये बड़ा है। और सबका साथ सबका विकास होगा। और रही बात मनोज पांडे जी की, रोजगार की बात कर रहे थे, मैं मनोज पांडे जी के रोजगार के विषय पर वो कह रहे हैं कि पिछले में कितना हुआ। समीर जी पूछ रहे हैं हाजी हसन,
आपके पास अगर आंकड़े हैं तो प्रस्तुत कीजिए। पिछले में जो भी बजट था सबका उपयोग हुआ है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए हुआ है, हमने उनके आधुनिकीकरण के लिए किया है, हमने अल्पसंख्यकों के मदरसों के वेतन भुगतान के लिए पैसा दिया है, हमने उनके शिक्षा में सुधार के लिए दिया है, बहुत सारे मदों में हमने पैसा खर्च किया है। हाजी हसन साहब को जो भी कहना है वो कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी की, मनोज जी रोजगार की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में कितना रोजगार दिए थे? 5 साल में 2,03,000 रोजगार दिए थे। हम 4 साल में 1 साल कोरोना निकाल दीजिए, 4,08,000 सरकारी रोजगार नौकरी अब तक दे चुके हैं। मनोज जी इसको बताएं कि किसने ज्यादा दिया। ठीक है, एक सेकंड किसने ज्यादा दिया? हम उत्तर प्रदेश के किसानों को 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम नगरों का विकास कर रहे हैं, हम अपराध को एक सेकंड अपराधियों को उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर सुनिए तो सही, आप दोनों सुनिए। हाजी हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी, उनका कहना है कि पहले जो दिया था आपने, कितना ही बजट आपने कहा दिया होगा, लगभग 4.79 लाख करोड़ बजट आपने पहले भी दिया था 2019 में, लेकिन आज की जो स्थिति है वो हमने अलग देखी है। अब मैं एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया के लिए मनीष इनवी साहब के पास जा रहा हूं। आ रहा हूं प्रभाकर जी, मनोज जी से भी जवाब लेना है, आपसे भी जवाब लेना है। पहले मनीष इनवी साहब से कॉमेंट ले लूं मैं, उसके बाद आप तीनों का कॉमेंट लूंगा। मनीष इनवी जी, अगर यह कहा जा रहा है कि सरकार बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करती है, बड़े बड़े आंकड़े तो बताए जाते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति नहीं दिखती है, लेकिन सरकार यह दावा करती है कि हम हाईवे बना रहे हैं, तो आप यूपीडा जाके देखिए, हमने 70 से 75% हाईवे बनकर तैयार हो गए। लेकिन हाजी हसन साहब पूछ रहे हैं, हाईवे तो बन गए, मदरसों के लिए जो दिया है उसका क्या? देखिए, ऐसा है कि इट इज ऑलवेज द अदर वे राउंड। आप हमेशा समझिए कि जिसकी सरकार होती है वो पक्ष में बात करता है, जिसकी नहीं होती है विपक्ष में बात करता है। ये आप भी सालों से देख रहे होंगे। बिल्कुल, विपक्ष एकदम खारिज कर देता है, सरकार एकदम आसमान पे बताती है। हमारा आपका काम है कि कहीं बीच का रास्ता जो सही है वो तलाशने की कोशिश करके लोगों को सही बता दें। देखिए, हाजी हसन साहब कह रहे हैं कुछ नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। एग्जैक्ट बताइए कि अगर सरकार ने 400 करोड़ अलॉट किए थे तो आपके पास क्या सूचना है कि 4 करोड़ खर्च हुए, 5 करोड़ खर्च हुए? नहीं हुए तो आरटीआई का जमाना है, आरटीआई मांगकर और आपके चैनल पर आपको भेज दें, ताकि आप दिखा सके कि हाँ, सरकार ने पिछले बजट में केवल 2% खर्च किया, 10% की 50% खर्च किया। तो कुछ नहीं जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है। इसको मैं विपक्ष की बात मानता हूं, मैं खारिज करता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बजट में बड़ी बड़ी बातें करने की शुरुआत भाजपा ने नहीं करी है। ये हमेशा से रस्म रही है, जो सरकार बजट पेश करती है। एक जो बदलाव पिछले कई सालों में, मतलब 15-20 सालों में मुझे देखने में आ रहा है कि बजट में जो हम कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो साल भर करे, और कई सारे चेंजेस हम साल भर करते रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या होता है कि वो जो बजट की प्रासंगिकता है वो कुछ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम चेंजेस साल भर कर रहे हैं। दूसरा, सरकार जो सोच रही है, सरकार सोच रही है कि उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अभी एक आदेश आया कि 74 कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं उनको विश्वविद्यालयों को सौंप दिया जाएगा कि वो विश्वविद्यालय उनको चलाएं। आज के बजट में मैं देख रहा हूं कि सरकार कह रही है कि 26 डिस्ट्रिक्ट में हम 200 करोड़ रुपए खर्च करके मॉडल कॉलेज बनाएंगे। अरे साहब, अगर आप मॉडल कॉलेज बनाएंगे और उन पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो उन्हीं 74 कॉलेजेस को दे दीजिए। नए बनाने की क्या जरूरत है? हम हर मंडल पर एक विश्वविद्यालय स्टैब्लिश करेंगे। 2 साल पहले आपने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया था, आज तक वहां जमीन फाइनल नहीं हो पाई। तो हमको इन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि कहने के साथ हमारा इंप्लीमेंटेशन भी मजबूत हो। बिल्कुल। नाम बड़े और दर्शन छोटे या दर्शन खोटे, दोनों चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन हम यहां पर कहेंगे कि दर्शन छोटे, क्योंकि जमीन का आवंटन हो गया है। हम तो बड़े बड़े सोच रहे थे इमारत बन जाएगी, लेकिन वहां तो छोटी सी जमीन ही आवंटित हुई है अभी। मैं आ रहा हूं समीर जी, हाजी हसन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रभाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभाकर जी पहले आप। मृदुल जी, हाँ जी जी कहिए मनीष जी, मेरी बारी है। ऐसा है मृदुल जी, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस 2 सेकंड के लिए कह रहे हैं। पर जमीन तो आवंटित हो गई। हाँ, जमीन तो आवंटित हो गई। हाँ। लेकिन वहां के जिलाधिकारी उसके मिट्टी भराव में खेल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं सर, हमने वहां पर सोचा था कि एक बड़ा सा कॉलेज बनेगा, वहां छात्र और छात्राएं पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वही आपने भी कहा और वही मैं कह रहा हूं। प्रभाकर जी अपनी बात रखिए, फिर हाजी हसन साहब और मनोज जी के पास आ रहा हूं इसके बाद। जी जी। हाँ,
मृदुल जी, भाजपा प्रवक्ता बाबू समीर सिंह जी ने कहा कि झूठ है मित्र, यह अलंकार आपको ही शोभायमान हो, यह अलंकार आपकी थाती है, आपकी धरोहर है, इस झूठ के प्रति आपकी बलवती निष्ठा है, कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। हमको आपकी थाती नहीं चाहिए, जो मेरे पास धरोहर है उसको रहने दीजिए। मृदुल जी, एक मैं प्रश्न करता हूं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कि ऐसा प्रदेश का विकास क्यों जनता को चाहिए, जिस प्रदेश के विकास के क्रम में जेवर एयरपोर्ट और कई विकास की बातें कर रहे हैं, मजदूर गरीब का पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वह दे देंगे अपने उद्योगपति मित्रों को। अब उनके साथ इनका स्याह सफेद सहभागिता हिस्सेदारी क्या है, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जनता के पैसे का, वो लहू का पैसा है, जनता के परिश्रम का पैसा है, उसके मेहनत का पैसा है। ऐसा विकास क्यों कर रहे हैं आप कि उद्योग लगाने से रहा, अगर आप लगा भी ले जाते हैं तो उनके पैसे को आप खर्च करके, प्रभाकर जी, ये आपका सवाल जायज है। अभी एक ट्रेन का इन्होंने उद्घाटन किया, ट्रेन है पैसेंजर, ट्रेन है पैसेंजर, किराया है एक्सप्रेस का। क्या हम एयरपोर्ट ना बनाए, क्या हम रेलवे स्टेशन ना बनाए, या हम बस स्टैंड ना बनाए, या हम रोड ना बनाए? अगर प्राइवेट हाथों में जा रही है, हमारी बात को गंभीरता पूर्वक देखिए, बहुत गंभीर मैं इसलिए पूछा सर आपसे, जरा हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे, बहुत सचेष्ट होकर तब समझ में आएगी। मैंने इसलिए पूछा सर आपसे, दोबारा इसलिए पूछा, जनता के काम आवे तब तो बनाओ भाई, जब जनता के काम ही ना आवे हो, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया आपने, उसको बनाएंगे, अपने उद्योगपति मित्रों को हैंडओवर कर देंगे, तो जनता वहीं की तो वहीं रह गई भाई। तो अभी तो उनका ये सब न करो। और मृदुल जी, 1 सेकंड समय लूंगा। आज कल में मृदुल जी सूचना हमको मिली मित्र कि किसान अपने फसल को नष्ट कर रहे हैं। क्या भारत की स्थिति होने जा रही है? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, किसान अन्नदाता, आप लोग यात्रा पर निकले हैं प्रभाकर जी, मरेंगे। और प्रभाकर जी, आप यात्रा पर निकले हैं, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप किसानों से कहिए कि फसल ना जलाएं। आपकी किसान यात्रा चल रही है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी भी कहे कि किसान भले ही फसल बेचे ना, लेकिन जलाए ना। किसान अपने फसल स्वयं नष्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ना सर आपसे, मैं आपसे भी और किसानों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा ना करें। क्या आत्मनिर्भर भारत को, समीर जी कुछ कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को भूखा भारत बनाना चाहते हैं आप? आत्मनिर्भर भारत को भूखा भारत बनाना चाहते हैं आप? धान और जौ में आप शहनाई बजा रहे हैं, किसान भूखे मर रहे हैं, आप शहनाई बजा रहे हैं। भारतीय किसान, अच्छा ठीक है, एक सेकंड नष्ट करना शुरू नहीं देखिए, अरे नीरो ना बनो मित्र। अरे सर, इधर उधर की बातें हो जाएंगी और कोई सर सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। बात मानिए मेरी, प्रभाकर जी और समीर जी। मनोज जी देखिए, वो खुद विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वो इत्मीनान से आपकी बात सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपना पक्ष तो रख दे, कम से कम उनका नंबर है, वो बोल दे। मनोज जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि समीर जी ने 2-3 सवाल आपसे भी पूछे, पेट्रोल को लेकर, उद्योग को लेकर, क्राइम को लेकर और नौकरी को लेकर। नहीं, ठीक बात है मृदुल जी। समीर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसी के लिए उनको भेजा गया है और उनको बोलना भी चाहिए। अब ये ठीक है कि एक पार्टी की काबिलियत है को झूठ को भी इतना तेज बोलती है कि वो सच जैसा नजर आता है। देखिए, मैं इसमें 3-4 चीजें बात करना चाहता हूँ। एक, मैंने महत्वपूर्ण बात कही कि पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़े हुए हैं और देश की सरकार, जैसा मैं रोज पेपर में पढ़ता हूँ, राज्य की सरकारें इस पर चिंता व्यक्त कर रही हैं। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थें सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। अगर आज रेट बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग अगर बढ़ गई तो सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, किराने के सामान बढ़ेंगे, खाद्य के सामानों के रेट बढ़ेंगे। जब सरकार ये अपील कर रही है अन्य राज्यों के लोगों से, और मैंने इस पत्र को पढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि आप जीएसटी कम करिए। आज उत्तर प्रदेश में 28 रुपए जीएसटी लिया जा रहा है। शायद अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों और गरीबों के प्रति आज जरा से भी संवेदनशील होती तो घोषणा करती कि जीएसटी हम माफ कर रहे हैं और 30 रुपए से नीचे इस रेट को हम लाने का काम कर रहे हैं, 30 रुपए आज माइनस होता। ये सरकार के हाथ में था। अगर हम सवाल करें सरकार ने ये संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई, मैं एक बड़ा सवाल कर रहा हूं जिसमें 1 रुपए नहीं लगना था। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नियम 56 के अंतर्गत मैंने सरकार से निवेदन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया था कि ये पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। 11 महीने भर्तियां टली हैं। जो बच्चे अपनी आयु की सीमाएं उस समय पूरी कर गए, कोविड के कारण भर्तियां नहीं हो पाई, सरकार उनकी समय अवधि बढ़ा दे।
नौजवानों के, बेरोजगार नौजवानों के प्रति सरकार की यही संवेदनहीनता है कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम समय आवध भी नहीं बढ़ाएंगे। एक बड़ा सवाल है, देखिए ये जादुई आंकड़े कुछ भी बजट में बैठाए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बजट में जो प्राविधान आपने किया उस योजना को पूरा करना है कि केवल आपने जनता को दिखाने के लिए किया है। ठीक है, 4,000 मैं इसका जवाब ले लेता हूं मनोज जी। 10 करोड़ रुपए बजट में प्राविधान। मनोज जी देखिए, आपने तो विधानसभा में भी आपने कहा कि मैंने क्वेश्चन लगाया, मैंने क्वेश्चन लगाया, जनता महसूस कर रही है, आपने प्रश्न लगाया सर, जाहिर बात है कि आपको जवाब। एक बड़ा सवाल, मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा मृदुल जी, एक बड़ा सवाल 1 सेकंड में कहूंगा कि देखिए, अगर जो अभी एक सवाल किया लोगों ने, अगर बजट में इनको खर्च करना था तो क्या कारण है 17-18 में अनुपूरक लाए आप, 18-19 में अनुपूरक लाए आप, 19-20 में अनुपूरक लाए, जो ये बात स्थापित करती है कि बजट में जो आप पैसा प्रावधानित किया वो आप खर्च नहीं कर पाए और उसके लिए आपको अनुपूरक बजट लाना पड़ा, जो अपने आप में इंगित करता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, मैं हाजी हसन साहब से कमेंट ले लेता हूं, आप इकट्ठा जवाब दे देना समीर जी। हाजी हसन साहब, बड़ी देर से आप उंगली उठा रहे हैं, कहिए। जी देखिए, जैसा कि ये बार बार ये कहा गया कि भाई कितना खर्च किया आप बता दिए अभी, और विपक्ष से जोड़ा गया, तो ये मैं एक हमारी भी कोई आवाज है, हमारी भी सरकार है, हमें भी सरकार से उम्मीद थी कि बजट में हमारा भी हिस्सा है। तो अगर हम बोलेंगे तो होगा कि विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष के सुर में बोल रहे हैं। भाई आप सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं वो बताएं पिछले बजट में कितना अल्पसंख्यकों के ऊपर खर्च हुआ। नहीं, मैंने आंकड़ा तो बता दिया था कि सरकार ने इतना दिया। जी बिल्कुल दिया, लेकिन खर्च कितना किया ये भी बता दे कि इतना खर्च किया इस बार इतना। हाजी हसन साहब, आप, हम उम्मीद कर रहे हैं, मैं समीर जी से इसका जवाब लूंगा, आप चाहते हैं, आपका ये अधिकार भी है कि आप जानने की कोशिश करें कि समीर जी के पास क्या जानकारी है, लेकिन मेरा एक छोटा सवाल आपसे है, अगर कोई पैसा, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी मदरसों में जाते होंगे, वहां की जानकारी रखते होंगे, कितनी जमीन कहां पर है, किस हिसाब से कहां पर कितना बदलाव हो रहा है, ये आपने थोड़ा देखा होगा। क्या जमीन पर आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं, फिलहाल तो अभी तक जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं दिखाई। लोगों की फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ही नियुक्त नहीं है जो उसका निस्तारण कर सके, उसको देख सके। अच्छा, ये स्थिति वहां पर है, अधिकारी है लेकिन फाइलों का निपटारण नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल रुकी हुई है। पिछले 2 सालों से सारी फाइलें रुकी हुई। जब फाइल आगे ही नहीं बढ़ेगी, उसका निस्तारण नहीं होगा, तो जमीनी हकीकत क्या? ठीक है, मैं हालांकि एक चीज और इसमें बाद में ऐड करूंगा। समीर जी आपकी बात का जवाब दे दें, तीनों ने, क्योंकि सवाल समीर जी आपसे ही किया है। देखिए मृदुल जी, हाजी साहब को पीड़ा इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा कि हम मुस्लिम युवाओं के हाथ में, एक हाथ में कुरान चाहते हैं और दूसरे में लैपटॉप और टैबलेट चाहते हैं। अभी उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आपका देश के लिए योगदान है और देश आपका है। आप देश के कोरोना के अंदर अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने अच्छा काम किया, उसकी उन्होंने सराहना की। इनके मन में कष्ट इस बात का होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दोषी कैसे ठहराएं कि साहब ये मुस्लिम विरोधी है, जब हम इनको 1896 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं, हम इनके अल्पसंख्यक कल्याण को आगे बढ़ा रहे हैं, हम 3 तलाक को खत्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी समाज में बराबरी का हिस्सा पाएं। समीर जी को पूछ रहे हैं कि मदरसे में आपने कुरान से चलेगा। एक चीज उन्होंने पूछी कि कुरान तो है ही, सब देखते हैं मदरसे में, ये टैबलेट क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? जो अधिकारी फाइल रोक रहे हैं वो कौन है? नहीं, हमने देखिए, कोई रोक नहीं रहा है, इनकी मानसिकता रोक रही है। ये चैनल पर बैठ के सिर्फ ये कहते हैं, अभी मैं बताऊं मृदुल जी आपको कि इनके मदरसों के शिक्षक एडेड कॉलेज के शिक्षक नहीं थे, उनको तनख्वाह एडेड कॉलेज की नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने इनके मदरसों को कैटेगराइज किया और जो मदरसे पहले से मान्यता प्राप्त है, हमने उनको एड पे लिया है, उनको 7वें वेतन आयोग के तहत हम उनको शिक्षा देंगे। हमने यहां तक कहा है कि जो भी छात्र
लैंग्वेज के अलावा भी कोई भाषा मदरसों में पढ़ना चाहता है, कोई मुस्लिम छात्र पढ़ाना चाहता है, शिक्षक पढ़ाना चाहता है, तो हम उसकी भी मान्यता दे रहे हैं। हम तो मदरसे को सिर्फ मदरसा नहीं रहने देना चाहते, हम मदरसे को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जमीन पर ये चीजें दिखेंगी, लेकिन मदरसों को लेकर जब चर्चा हो रही है, उन्होंने मदरसों को लेकर जब चर्चा हो रही है, मनीष सिन्हा जी एक सेकंड, हाजी हसन साहब एक सेकंड, समीर जी एक सेकंड, क्योंकि आपको याद होगा हाजी हसन साहब, समीर जी भी जानते होंगे, प्रभाकर जी, मनोज जी, थोड़े दिन पहले जब सरकार आई थी तब मदरसों को जो अवैध तरीके से सर यहां फंड हो रहा था या खर्च किया जा रहा था, उस पर लगाम लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराए गए थे। रजिस्ट्रेशन में हमने देखा, मनीष जी आप बेहतर जानते हैं इस चीज को, कितने सारे मदरसे अवैध तरीके से चल रहे थे, वो बंद भी हो गए। बिल्कुल। तो अभी की जो स्थिति है, हाँ। लेकिन जो मदरसे वैध थे उनको कितनी ग्रांट मिली? कि कोई एक मदरसा तो वैध रहा होगा, क्या वहां कुरान और टैबलेट पहुंचा? सवाल मेरा ये है, ये बात को गोल गोल घुमा के इधर से उधर ले जा रहे। कितने मदरसों में टैबलेट्स पहुंचे, कितने मदरसों में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचे, कितने मदरसों में कंप्यूटर्स पहुंचे? अच्छा चलो, हम एक भी मदरसे में नहीं पहुंचाए, आपकी बात स्वीकार कर लिए। ये बता दो हमने कितने मदरसों को बैन किया, यही बता दो। आप कमी बता रहे हो हाजी साहब, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप तो सिर्फ धर्म की रोटी खा रहे हो, धर्म की रोटी मत खाओ, धर्म की रोटी मत खाओ हाजी साहब। विकास की बात करो, तरक्की की बात करो। आज मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप कल मिलो हमको, कल अपनी समस्याओं को बताओ। अच्छा ठीक है, ये भी बड़ी बात है हाजी साहब, सरकार से, हाजी हसन साहब, मंत्री से बात करूंगा। हाजी हसन साहब, आप बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अगर कल मिल सकते तो मिल लीजिए। कौन अधिकारी फाइल रोक रहा है? समीर जी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि मैं मंत्री तक के पास जाऊंगा, आपके लिए ही जाऊंगा मैं। अरे देखिए मर्दुल जी, जब समीर जी को अभी तक ये जानकारी ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि अरे तो दे दीजिए ना हाजी साहब, हाजी हसन साहब आप दे दीजिए जानकारी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि लगे हाथ काम तो हो जाएगा कम से कम। अगर अब तक नहीं हुआ है तो हमारी वजह से मैं चाहता हूँ कि एक मदरसे में लैपटॉप तो पहुंच जाए। अगर सरकार देना चाहती है कम से कम पहुंच तो जाए। अभी समीर जी ने माना कि किसी मदरसे में कोई लैपटॉप, कोई, मैं वही तो कह रहा हूं हाजी हसन साहब, मेरी कोशिश है, आपकी कोशिश भी यही है ना कि लैपटॉप पहुंचे। नहीं पहुंचाए वो तो उन्होंने मान लिया। हमने बजट भी दिया, हमने विकास भी किया, हमने मदरसों के शिक्षकों अच्छा ठीक है, तनख्वाह भी दिया, हमने एड भी दिया, हमने सब किया। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा समय कम है मेरे पास, थोड़ा समय कम है। मैं मनीष सिन्हा जी आपके कमेंट के लिए आना चाहता था, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी साल है और योगी सरकार का बजट बेमिसाल है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब जमीन पर कितना क्या काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, या आप बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।